अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे पीपीएससी मैथ लेक्चर और पेपर 2011 का क्वेश्चन 51 से, और इससे फिर हम और 51 से रिलेटेड और क्वेश्चंस जो हैं 5 क्वेश्चन हम उनको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 को सॉल्व करते हैं कि एक पार्टिकल है कि मूव कर रहे हैं अलोंग द कर्व। जो अब हमें कर्व दी गई है वो हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में दी गई है और t इसमें टाइम है। देन वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज। हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है एट टाइम t पे जब 0 होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, f को हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, मीन i j k की फॉर्म में लिखते हैं। मीन e माइनस टी x को शो कर रहा है, x i y j एंड z k। तो हमें पता है कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं पोजीशन वेक्टर का तो वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो e माइनस टी का क्या आ जाएगा, माइनस ई माइनस ई टी आई माइनस, और कॉस का हमें पता होता है साइन होता है, और 3t का अगेन लेंगे 3 आ जाएगा, और 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, और साइन का क्या होता है कॉस 3t, और 3 का अगेन लेंगे 3 आ जाएगा, 3t का 3 आ जाएगा, और 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम इसमें अब t पुट करते हैं, t की वैल्यू 0 है। जब 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी एट टाइम t 0 क्या आ जाएगी हमारे पास, तो e डिस्ट पावर 0 1 आ जाएगा, मीन ये माइनस आ जाएगा, इसके साथ साइन 0 हमारे पास 0 होता है, और कॉस 0 1 के बराबर होता है, 6k आ जाएगा। तो अगेन हम इसको अगर हम जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो हमें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में पूछा गया है, पैरामेट्रिक की फॉर्म में पूछा गया है। तो अगर हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखें तो -1 0 6, तो इसमें हमारे पास जो इसका राइट आंसर होगा -1 0 एंड 6, ए इज़ आवर राइट आंसर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 51 रिलेटेड। तो 51 से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम वो करते हैं। जैसे अब ये हमारे पास अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, वही कर्व है पैरामेट्रिक फॉर्म में, टी इसमें टाइम दिया गया है। हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। तो सिंपल है, उसी तरह हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर होता है उसकी फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें पता है अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिया है, हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। इसी तरह जब हम अगेन लेंगे डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट तो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 फाइंड कर लेते हैं। जब हमने 0 पुट करेंगे सेम उसी तरह, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, i माइनस 18j माइनस 0k। तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, टाइम इज इक्वल टू 0। तो हमें मैग्नीट्यूड का सिंपल फार्मूला पता है कि जो हमारे पास आई जे के कंपोनेंट होते हैं उनका स्क्वायर सम करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 325। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टराइजेशन के दौरान हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर इंटू 13। तो मीन सिंपल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 13। सो इसमें हमारे पास बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड टू 51 क्वेश्चंस। A particle moves along the curve f, where t is the time, the component of velocity in the direction of। हमने कंपोनेंट मालूम करना है इसकी डायरेक्शन में i माइनस 3j प्लस 2k की डायरेक्शन में। तो हमें f जो है हमें पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे जैसे हमने ऑलरेडी किया है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के बाद हमने t 0 पुट किया। अब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ, तो हम कैसे, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, जो हमने वेलोसिटी फाइंड किया टाइम 0 पे, और जो हमें जिसकी डायरेक्शन में हमें कह रहा है, असल में ये हमारे पास क्या होती है, प्रोजेक्शन होती है। ठीक है जी। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे जिसकी डायरेक्शन, जिस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें कह रहा है, और उसके बाद हमने क्या करना है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी है जिसकी डायरेक्शन में हमें वो कह रहा है।
तो हमने क्या किया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो आफ्टर टेकिंग डॉट प्रोडक्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। सिंपली इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद 11 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 14 हमारे पास इसका कंपोनेंट आ जाएगा। सो हमारे पास ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड टू द 51। कहता है पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व एफ वेयर टी इज द टाइम देन यूनिट मैग्नीट्यूड यूनिट टेंजेंट टू द कर्व एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो यूनिट टेंजेंट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये सिंपल है, यूनिट टेंजेंट का मतलब होता है सिंपल हमने क्या करना है, यानी कि हमने डेरिवेटिव लेना होता है। डेरिवेटिव लेने के बाद टाइम t जो है वो पुट करेंगे और वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं। तो यूनिट टेंजेंट कह रहे हैं, तो टेंजेंट के लिए हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो उसी तरह हमने डेरिवेटिव लिया मीन वेलोसिटी, या इसे हम टेंजेंट वेक्टर कह सकते हैं। तो t टाइम 0 पुट किया। टाइम t 0 पुट करने के बाद हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व एट टाइम 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट टेंजेंट और इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -i+6k ओवर 37 स्क्वायर रूट आ जाएगा। डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व आर। तो हमें आई जे के की फॉर्म में हमें एक वेक्टर दिया गया, पोजीशन वेक्टर, वेयर टी इज द टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। तो हमने क्या मालूम करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट। इस तरह हमारे पास एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होता है और नॉर्मल कंपोनेंट भी होता है। तो हम इसमें क्या फाइंड कर रहे हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट्स फाइंड कर रहे हैं। तो आए हम इसका तरीका देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो हमें आर दिया गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इस पोजीशन वेक्टर की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो वो हमें सिंपल पता है। तो पहले हम टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व फाइंड कर लेते हैं, मीन डेरिवेटिव ले लिया सिंपल। तो डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने टी इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8i + 8j - 4k। नाउ वी फाइंड द एक्सेलरेशन, वी अगेन taking the derivative of the velocity vector और tangent vector। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या फाइंड करना है, टेंजेंशियल कंपोनेंट फाइंड करना है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए सिंपल मेथड क्या है, हमने एक्सेलरेशन वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, ओवर वेलोसिटी वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना है। बिल्कुल सिंपल मेथड ये है। तो हमने जो वेक्टर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 2 पे हमें जो दिए गए हैं, हमने उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है और इसकी मैग्नीट्यूड पे हमने डिवाइड कर लेना है। इसको सिंपली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास 192/12 को डिवाइड करेंगे तो 16 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। सो 16 इज़ आवर राइट ऑप्शन। सो बी पे हमने सर्कल कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्पेस कर्व ऑलवेज लाइज इन द डैश, प्रिंसिपल नॉर्मल प्लेन, स्केलेटिंग प्लेन, टेंजेंट प्लेन या नन ऑफ दीज। अब इसमें हमारे पास एक फेरेंट सेड फार्मूला है, तो उसमें ये एक थ्योरम है या इसे प्रॉब्लम कह लें। तो इसका हमारे पास अब देखें, स्केलेटिंग प्लेन होता है क्या, स्केलेटिंग प्लेन हमारे पास अ प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल नॉर्मल एंड द टेंजेंट प्लेन टू द कर्व एट द पॉइंट P। तो ये स्केलेटिंग प्लेन होता है। इस तरह के रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है लेक्चर और पेपर 2015 में भी क्वेश्चन नंबर 64, 65, 66 जो हैं वो आए हुए हैं। तो वो भी इनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो बी होगा। स्केलेटिंग प्लेन के जो एक्सेलरेशन वेक्टर होता है ऑफ अ पार्टिकल, वो हमेशा मूव करता है अलोंग अ स्पेस कर्व, और वो लाई कहाँ करता है, स्केलेटिंग प्लेन में। स्केलेटिंग प्लेन का मतलब क्या है जी,
जो हमारे पास प्लेन बनता है प्रिंसिपल नॉर्मल से यानी n वेक्टर से और t वेक्टर से, तो उसको हम स्केलेटिंग प्लेन कहते हैं। सो थैंक्स यू। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 51 किया और उससे रिलेटेड और 5 क्वेश्चन किए। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे पेपर 2011 के। ओके, अल्लाह हाफिज़।